हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रैक ग्रेड बी में। पिछले वीडियो में मैंने आपसे 2019 के पेपर के बारे में बात की थी, बट इस वीडियो में मैं आज आपसे 2021 में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खासकर इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में ना बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी। आपने देखा होगा कि आइदर क्वेश्चन और नहीं तो जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होता ही होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पहला क्वेश्चन, पहली बात तो ये है 2019 में इसमें से 20 क्वेश्चन आए थे और एक पूरा फुल फ्लेज वीडियो पिछले सालों में किस तरह के क्वेश्चन कौन कौन से सेक्शन से पूछे गए हैं वो हमारे एक इस चैनल पे आप डाला गया है, तो आप उसकी एनालिसिस वहाँ से देख सकते हैं। 2021 में 15 क्वेश्चन थे और 2019 में 20 क्वेश्चन थे। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है ना, एक बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है और मुझे लगता है कि 10th क्लास तक हर किसी बच्चे ने साइंस पढ़ी होगी और बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो हम लोग अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि 2021 में कोरोना आया था, तो कोविड के टाइम पर जो जो चीज़ें हुई, न्यूज़ में रही और घर पर भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन कैसे मिलते हैं कि कौन से डिजीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हैं, कौन कौन से विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और उन डिजीज़ को कैसे क्योर किया जाता है, उसके क्या रिपरकेशंस होते हैं, कैसे क्या क्या अफेक्ट हो सकता है उन सारी चीज़ों का। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फिजिक्स में भी आपको मिलेगा, जैसे कि ऑप्टिक्स के ऊपर हो गया, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, और फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में मेजरमेंट के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बायोलॉजी में ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या है कि वो डेली लाइफ से आपसे लेता है। केमिस्ट्री में एवरीडे में आप सोप यूज़ कर रहे हैं, परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल कहाँ मिलाया जाता है, घर में वॉश हो रही है तो वो किस तरह का मतलब उसमें कौन कौन से कंपाउंड यूज़ हो रहे हैं, बेकिंग सोडा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा डीप नहीं मिलेगा कि आप उस चीज़ को पढ़ने में लगे कि एसिड कैसे होता है, बेस कैसे बनता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होती है। तो भाई इसमें अपना टाइम बर्बाद मत करना, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जनरल और बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे, 20 आ रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे, 10-15 क्वेश्चन कम से कम मिल जाएंगे कि वो आप आसानी से कर सकते हैं। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप देखोगे, यहाँ पे देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन था, ये करंट से था, इन विच स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हैज द फर्स्ट बैच ऑफ द राफेल फाइटर जेट्स हैड बीन इंडक्टेड। तो देन टाइम में क्या था कि राफेल डील हुई थी और फर्स्ट बैच वहां से आने वाला था, तो उसमें उस तरह का क्वेश्चन उसने डाला है। बहुत बड़ी चीज़ थी भारत के लिए। देखो क्या है कि आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन वो पूछेगा ना जनरल नॉलेज से रिलेटेड, तो वो हमेशा कहीं ना कहीं चर्चा में रहा होगा, बहुत ही गवर्नमेंट ने उसको मतलब कहीं हाईलाइट किया होगा, क्योंकि वो साफ लिखता है कि न्यूज़ इज फ्रॉम द न्यूज़ फॉर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। कहीं पर नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ है ना वो पूछेगा, कोई छोटी मोटी खबर आपसे नहीं पूछेगा वो। तो ये बहुत बड़ी खबर थी उस टाइम में। तो फर्स्ट बैच ऑफ द राफेल फाइटर हैज बीन इंडक्टेड इन विच स्क्वाड्रन। ऑप्शन है स्क्वाड्रन 17, स्क्वाड्रन 52, स्क्वाड्रन 6 और स्क्वाड्रन 4। इसमें वो क्या कर सकता था कि स्क्वाड्रन को हटा के ना गोल्डन एरो, ड्रैगन्स, कोबराज और टाइगर्स भी लिख सकता था, क्योंकि आपने तो पढ़ा ही है। फिर भी उसने पूरा डिटेल में लिखा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है दोस्तों। फर्स्ट बैच ऑफ द गेम चेंजिंग राफेल फाइटर हैज बीन लैंडेड ऑन अंबाला। अंबाला में है कौन सी? स्क्वाड्रन 17 एंड इट विल बी इनटू द, ये एक्चुअली क्या है, मैंने न्यूज से उठाया है, किसी ऑफिशियल ने बोला था उसमें। 5 राफेल लेफ्ट द मेरिग्नेक एयरबेस इन फ्रांस, क्योंकि फ्रांस से लिया हुआ है, 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं और इनकी जो फर्स्ट फ्लाइट है ना, फ्लीट है, उसको 17 स्क्वाड्रन, जिसको हम गोल्डन एरो के नाम से जानते हैं, उसमें इसको गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, इंडक्ट किया है, राइट। अब ऑन 11 फरवरी 2020, देखिए एग्जाम कब का है आपका? है 2021 का एग्जाम है। वो कोरोना काल था, सारे के सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे, कई लोगों ने अपनों को खोया भी है। आई डू नॉट से दिस एट दिस प्लेटफॉर्म, बट इट्स वेरी वेरी टफ टाइम हम लोगों ने उस टाइम गुजारा है। तो ऑन 11 फरवरी क्या हुआ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेड एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ द नेम कोविड-19 वायरस और द न्यू कोरोना वायरस जो था उस टाइम। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है दैट हैज लेड टू द रीसेंट पैंडेमिक, राइट। अब उस पैंडेमिक में एक स्टेटमेंट आया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। अब उसके बाद उसने बोला दिस वाज फॉर कम्युनिकेटिंग टू द पब्लिक एंड इज नॉट इंटेंडेड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द ऑफिशियल नेम। कह रहा भैया कोविड-9 चल रहा है, कोविड-9 वायरस आ गया, कोविड-9 वायरस आ गया, लेकिन भाई जो उसका ऑफिशियल नेम है ना उसको रिप्लेस नहीं किया है,
उसने बोला WHO ने कि इसका ऑफिशियल नेम जो था पहले ना वही है, तो वो ऑप्शन कह रहा है कि इसका ऑफिशियल नेम क्या है। ह्यूमन कोरोना वायरस 2229E, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और कोरोना वायरस मर्स-कोव, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 यानी कि SARS-CoV-2 और ह्यूमन कोरोना वायरस OC43। तो देखिए इसका ऑफिशियल नेम दोस्तों क्या था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, बोला, उसने कहा कोविड-19 बोलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नेम है वो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस ही रहेगा। आप चाहे इसको किसी भी नाम से पुकार लें। अब इसका नाम कैसे बना? ऑफिशियल नेम हैव बीन अनाउंस्ड फॉर द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19 एंड इसको पहले हम लोग जानते थे 2019 नोवल कोरोना वायरस के नाम से। तो ये क्या डिजीज है? कोरोना वायरस। और इसमें वायरस कौन सा है? वायरस जो है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। तो इसका नाम जो था SARS-CoV-2 था ऑफिशियल नेम, राइट। कोविड कैसे हुआ? कोरोना वायरस डिजीज 3, CO कोरोना, VI वायरस, D डिजीज। तो ये कोविड-19 लोगों ने इसको अपने आप शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, बट ऑफिशियल नेम इज SARS-CoV-2, राइट। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। ये भी देखिए 2019 में जो कोरोना 2020 में जो कोरोना वायरस आया था उसी से रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए थे, उस इनिशिएटिव में था मिशन कोविड, सुरक्षा कवच, वैक्सीन, मैत्री। देखिए इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने का कोई रिलेवेंस नहीं है क्योंकि ये द दिन करंट अफेयर से लिए गए हैं। अभी डिफरेंस क्या है इसमें से, इन क्वेश्चन से आपको केवल अंदाजा लग जाएगा कि भाई गवर्नमेंट क्या पूछती है। तो देखो उस टाइम कोरोना वायरस बहुत चल रहा था, तो इस टाइम अगर आपको लगता है कि डिफेंस में, स्पेस में या मेडिकल लाइन में कोई न्यूज़ चल रही है, बहुत अच्छी न्यूज़ चल रही है, तो उससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी करंट अफेयर्स आपको छोड़नी नहीं है, राइट। तो मिशन कोविड, सुरक्षा कवच, वैक्सीन, मैत्री, कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंजेस, आपको ये बताना है कि ये कौन से किस चीज़ से मैच है कि नहीं है। तो मिशन कोविड सुरक्षा क्या है? ये टू एक्सीलरेट डेवलपमेंट कोविड वैक्सीन, हाँ ये सही है उस टाइम में। कवच क्या था? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ फ्रंट लाइन वर्कर। नहीं, ये क्या था कि ये स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए दिया गया था कि कुछ स्टार्टअप को हम सपोर्ट करेंगे जो कोविड आया है उससे रिलेटेड चीज़ों को बनाने के लिए, तो ये नहीं है। वैक्सीन मैत्री, हाँ ठीक है, गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दिया मेड इन इंडिया के अंदर कि भाई जो मेरी फॉरेन कंट्रीज हैं आई विल हेल्प देम, मैं वैक्सीन बनाऊंगा और उनको सप्लाई करूंगा। कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंजेस, ये क्या है? कोविड-19 सॉल्यूशन चैलेंज बाय द माई गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद द वुमेन वर्किंग वर्ल्ड बैंक। तो हाँ ठीक है, ये वुमेन्स के लिए कुछ एक माई गवर्नमेंट पे कोलैबोरेशन करके वर्ल्ड बैंक के साथ एक चैलेंज बनाया गया था, तो ये भी मैच कर रहा है। बट इसमें जो मैच नहीं कर रहा है ना, वो 2 मैच नहीं कर रहा है। तो जहाँ जहाँ आपको 2 दिखे ना, पहले तो उसको उड़ा दो। अब बचते 1 and 3। तो 1 and 3, ठीक है। तो 1 and 3 इसका आंसर हो सकता है, 3 और 4 भी इसका आंसर हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़न है। देखो मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दूँ पहले इसका। श्री शक्ति चैलेंजेस लॉन्च माई गवर्नमेंट इन कोलेबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशन वुमेन इन अप्रैल। तो एक चीज़ और, राइट, इसने क्या किया? इसने बोला है वर्ल्ड बैंक, है ना। तो देखो थोड़ा सा आपको घुमा दिया, वर्ल्ड बैंक नहीं है, यूनाइटेड नेशन से है। आपका 4th ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आंसर जो होगा 1 and 3, क्या होगा इसका आंसर? 1 and 3 सी आंसर होगा, राइट। पढ़ लेना, मैंने बता ही दिया है आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। Which of the following test is approved by the Indian Council of Medical Research does not require a sample from nose or throat? याद होगा भाई, कहीं ना कहीं आप लोग फंसे होंगे कोविड के टाइम में कि नाक में वो डाल के रुई डाल के निकालता था और मतलब सारी चीज़ें लेता था टेस्ट के बारे में। उस समय बड़ा रिसर्च हुई थी कोविड-19 के टाइम में। तो ये पूछ रहा है कि भाई Which of the following test is approved by the Indian Council of Medical Research does not require sample from the nose or throat? गले में से और नाक में से वो सैंपल नहीं लेता था। कौन सा टेस्ट गवर्नमेंट ने उस टाइम इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसको अप्रूव किया था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, भाई इसमें तो पक्का वो नाक में रुई डालता था और लेता था टेस्ट में। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है और ट्रूनेट टेस्ट है। तो ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है ना, ये ब्लड से लेता था वो सैंपल, ये नोज और थ्रोट से नहीं लेता था। बाकी A, C और D में, तीनों में वो आपके नोज और थ्रोट से सैंपल लिया करता था, राइट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लीस्ट लाइकली टू बी यूज्ड इन मेकिंग ऑफ परफ्यूम्स? देखो इस क्वेश्चन को करने के ना 2-3 तरीके हैं। आपको पता है कि आप परफ्यूम लगाते हो उसमें अल्कोहल होता है, मालूम है? तो ये इसका मतलब होगा। ईस्टर क्या है? ईस्टर भी पता है आपको, खुशबू वगैरह के लिए कहीं ना कहीं यूज होता है किसी ना किसी इंडस्ट्री में, तो C भी होगा।
एल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड जैसी चीज आपके परफ्यूम में डालेगा? नहीं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, वो यूज होता है पॉलीमर्स बनाने में, पॉलीप्रीन बनाने में, एंटी माइक्रोब्रियल चीजें बनाने में। एल्डिहाइड्स का भी यूज आपके परफ्यूम बनाने के अंदर होता है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड आपका और जो है वो पहली बात तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, और दूसरा वो परफ्यूम बनाने में यूज नहीं होता। ठीक है। विच एसिड इज यूज फॉर क्लीनिंग गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स? आपको याद होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, अगेन एंड अगेन ये रिपीट होता है, रिपीट होगा। तो याद रखना, हमेशा पूछ रहा था भैया गोल्ड को साफ करने के लिए कौन सा एसिड आप यूज करते हो? तो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें, नाइट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो हमेशा हम गोल्ड को क्लीन करने के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मैंने आपको बोला था ना कि अगर फिजिक्स पढ़नी है तो भैया फॉर्मूले लेके मत चालू हो जाना। लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो, ये पढ़ लो, नहीं, एनसीईआरटी में भी जो एप्लीकेशन बेस्ड चीजें हैं ना, उनको पढ़ना है। फिजिक्स में पढ़ना कि भाई एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, क्या रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, एक फिनोमेना होता है, इसकी एक पूरी थ्योरी है। आपको उस मैथमेटिक्स में, उस फॉर्मूलाज में जाने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला वगैरह में मत जाना भाई। ठीक है, आपको केवल पढ़ना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं, और सिंपल सा क्वेश्चन उसने यहाँ पूछा भी है। उसने बोला कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ होता है? मिरेजेस में होता है, डेजर्ट डायमंड में होता है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट रेज इन ऑप्टिकल फाइबर्स, या फिर कैलेडियोस्कोप्स में होता है। बताओ। देखो, मिराज में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है, डायमंड स्पार्कल में भी आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब आपका कोई भी रे वो एक मतलब हार्ड मीडियम से लोअर मीडियम में जा रही है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो कोई चीज़ थोड़ी सी विस्कस है या ज़्यादा हार्ड है, उससे वो लोअर साइड में जा रही है ना, उसमें आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और जिस एंगल पे वो रिफ्लेक्ट कर रही है वो चीज़ आपकी उसके क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इन सारे के सारे केसेस में यही चीज़ अप्लाई हो रही है। लेकिन ये जो कैलिडोस्कोप है ना, ये क्या करता है, इसमें 2 मिरर को यूज़ करते हैं। 2 मिरर को यूज़ करने के बाद जो रेज आती हैं और उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, बट इसमें वो 2 रेज को यूज़ करता है, और दिस फिनोमेना इज नॉट रिलेटेड टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। नाइट्रिक एसिड इज यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ द गोल्ड। द एसिड मिक्सचर एक्वा रेगिया और रॉयल वाटर डिजॉल्व गोल्ड एंड इज यूज टू प्यूरिफाई स्क्रैप अलॉय कंटेनिंग गोल्ड। एक्वा रेगिया इज मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इन 1/3 रेशियो। तो मेजर क्या है ना यहाँ पे, ये जो यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, एक्वा रेगिया यूज करते हैं, और ये कॉम्बिनेशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। इनका रेशियो जो होता है ना 1:3 का होता है। अब ये बोला है कि कैलिडोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ 2 or more mirrors to form fine symmetric images, and multiple reflection of light by the reflecting surface is the main phenomena of this instrument। तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कहीं नहीं की गई है, इसने बात की है केवल मल्टीपल रिफ्लेक्शन की, राइट। तो आपका याद रखना, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, दोनों ही जनरल क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और मतलब इसके बारे में, मतलब ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रेफरेंस टू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ठीक, कर देखो इसके। इट इज अ क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर डेटाबेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर शेयर अक्रॉस अ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, इसमें कई सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। डिजिटल एक लेजर होता है, एक कोने से दूसरे कोने में बैठ के आप डिजिटली करेंसी को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इट इज द डिजिटल लेजर ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये भी ठीक है। ब्लॉकचेन इज अ क्रिप्टो करेंसी, नहीं, ये जरूरी नहीं है। ब्लॉकचेन इज नॉट नेसेसरीली अ क्रिप्टो करेंसी, इट कैन बी अ क्रिप्टो करेंसी, राइट। तो इसमें आप 3 को एलिमिनेट करके इसका आंसर जो होगा वो होगा 1 and 2। एक क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन इज नॉट अ क्रिप्टो करेंसी। ये एक मतलब क्रिप्टोग्राफिकली आप पैसे को ट्रांसफर तो कर रहे हैं सिक्योर डेटाबेस में, जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, मतलब कई सारे पार्टिसिपेंट हैं उनके बीच में, बट इट इज़ नॉट अ क्रिप्टो करेंसी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है, और जो नई टेक्नोलॉजी दोस्तों आती है ना, जैसे मैंने बताया 3D प्रिंटिंग आ गई, गवर्नमेंट ने कुछ नया लॉन्च किया, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, बेसिक नॉलेज उसकी रख लेना। 2021 में बड़ी फेमस थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो इसलिए इसने यहाँ पर ये क्वेश्चन डाल दिया है।
द कंपाउंड इज कन्वेंशनली यूज फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बड़ा अच्छा है, तो याद रखना। ये इस क्वेश्चन में देखिए इसने पूछा है दिस कंपाउंड इज कन्वेंशनली यूज फॉर वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग्स। देखिए इट इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग क्विक लाइम विद वाटर, राइट। It is produced when calcium carbide reacts with water. It is one of the raw material for the manufacturing of the Portland cement and it is called slacked lime and its chemical formula is this. तो इसका आंसर होगा दोस्तों 83 का आंसर होगा आपका एक मिनट, इसमें देखिए दिस कंपाउंड इज कन्वेंशनली यूज फॉर वाइट वॉशिंग। देखिए इसमें क्या है कि मैं आपको बता दूं, पहले तो इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर होगा दोस्तों सी 1 2 एंड 4। इसमें क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग क्विक लाइम विद वाटर, यानी कि CaO को वाटर के साथ ट्रीट करने के बाद आपको ये चीज मिल जाती है। इट इज प्रोड्यूस व्हेन कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद वाटर, है ना। हाँ ठीक है। इट इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट। नहीं, क्या है कि जो CaO2 है ना, वो मतलब यूज नहीं करता इसमें, CaO को यूज किया जाता है किसमें, पोर्टलैंड सीमेंट में। एंड इट इज कॉल्ड स्लेक लाइम एंड इट इज केमिकल फॉर्मूला इज CaO2। ये भी ट्रू है। थोड़ा सा मतलब डीप चले गए इस क्वेश्चन में। मैं कह सकता हूँ कि अभी तक जो मैंने 15 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि इसने बहुत डीप में सारी चीज़ों के बारे में पूछ लिया, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पूछ लिया। ठीक है, बट फिर भी जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द वॉशिंग सोडा। इट्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रो जी कार्बोनेट। पे नहीं, पहली क्वेश्चन आंसर गलत है, 1 तो नहीं होगा। देखो तो जहाँ जहाँ 1 है तो पहले तो उसको आप गलत कर दो। इसके बाद इट्स केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट एंड pH ऑफ इस सॉल्यूशन इज मोर देन 7। हाँ ठीक है, ये क्या है कि स्लाइटली बेसिक और एसिडिक सॉल्यूशन से मिलके बनता है, लेकिन इसका जो pH रहता है ना वो टुवर्ड्स बेस ही रहता है। इट इज़ यूज फॉर रेजिंग द केक्स वाइल बेकिंग। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये केक बनाने में तो कभी यूज़ होता ही नहीं है। ये क्या है कि कपड़े धोने के काम आएगा, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के काम आएगा, लेकिन केक के काम नहीं आता। वॉशिंग सोडा है भाई, बेकिंग सोडा नहीं है, ध्यान रखना इसका। तो अगर आपको क्वेश्चन लगाना है तो 3 जहाँ जहाँ आ रहा है ना, तो 3 को तो पहले ही हटा दो, तो आपके पास बचा क्या, 2 और 4 ही बचा। भाई केक बनाने के काम नहीं आता, ये पता ही है हमको। दूसरा, इट इज यूज फॉर द रिमूवल ऑफ द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। हाँ, जिस उसके अंदर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम नाम की हार्डनेस या होती है वाटर के अंदर, अगर आप इसके अंदर वॉशिंग सोडा को घोल देंगे तो वो इस इम्प्योरिटीज़ को कम करेगा और वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देगा। बट क्वेश्चन को लगाने के लिए देख लीजिए आपकी, इट इज़ यूज फॉर रेजिंग केक वाइल बेकिंग। सीधी सी बात है, वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा नहीं है, तो केक बनाने के काम नहीं आएगा। बाकी भी ऑप्शंस आपने वेरीफाई कर लिए, तो इसका आंसर जो होगा वो केवल 2 एंड 4 होगा। ठीक, सब्सटेंस विद pH लेस देन 7R। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको देखो सोल्यूशन में बताऊंगा, वहां से आपको बहुत इजी समझ में आएगा। एंड द 86 क्वेश्चन है, द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अमंग द फॉलोइंग इज। बताओ भाई कौन सा होता है। सबसे जो अच्छा कंडक्टर है ना वो सिल्वर होता है। ठीक है, गोल्ड नहीं होता, कॉपर कम होता है, एल्यूमिनियम और सिल्वर थोड़े अच्छे कंडक्टर होते हैं, बट सबसे बेटर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का जो है माना जाता है वो सिल्वर माना जाता है। अब बात करते हैं जूस की। देखो मैंने आपको बोला ना कि इस तरह के जो कॉन्सेप्ट आते हैं ना दोस्तों, उनको ध्यान रखना है। उसने बोला कि द सब्सटेंस विच विद pH लेस देन 7R। ठीक है, अब बताओ कौन कौन से सब्सटेंस है। यहाँ से देखो 7 से नीचे क्या आ रहा है, मिल्क आ रहा है ना, और विनेगर आ रहा है, लेमन जूस आ रहा है, बैटरी एसिड आ रहा है। अब इसने क्या पूछा, इसने पूछा है द सब्सटेंस विद pH लेस देन 7R। एप्पल जूस भी होगा, विनेगर। एप्पल जूस का देखो कितना होता है भैया, 3, है ना। और गैस्ट्रिक जूस का भी आपका कमी रहता है, गैस्ट्रिक जूस में भी कमी रहता है। ठीक, कॉफ़ी, तो इसका आंसर होगा, नहीं लिक्विड इन बैटरी है ही। देखो पहली बात तो जिसमें 4 आ रहा है ना भाई, 4 तो होगा ही होगा, लिक्विड इन बैटरी है। ठीक, अब आपको वेरीफाई करना है कि 2 में होता है कि नहीं होता है। तो कॉफ़ी का pH कितना होता है वो आप मुझे देख के बताओ। कॉफ़ी का pH होता है दोस्तों, इसका pH देखो 3.5 से
4.5 के बीच में कहीं रहता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे जितने भी है ना इन सब का पीएच लेस देन है। तो इस तरह की आप एक लिस्ट बना लेना। देखो कॉफ़ी तो मिल्क से ही बनती है ना, तो मिल्क का अगर 6 है तो मतलब ऑलमोस्ट कॉफ़ी का भी इतना ही रहना चाहिए। तो एप्पल, बनाना, बटर, बोरेक्स तो बेसिक हो गया, मिल्क और विनेगर, ब्लैक कॉफ़ी 5 बोल रहा है ना जो मैंने आपको बताया, टोमेटो जूस, चॉकलेट, राइस और शैम्पू, हनी का सोचो, हनी भी एसिडिक होता है हम जो खा रहे हैं, मैंगोज, कैरेट्स और पोटैटोज। तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी यहाँ पर दिखा रहा है वो एसिडिक दिखा रहा है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो है ना दोस्तों इसके एसिडिक होंगे। तो इस तरह की एक टेबल आप याद रखना, कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन वो पूछ लेता है। द डेप्थ ऑफ द सी आर कैन बी डिटरमाइंड बाई द यूजिंग सोनार। ठीक है, तो सोनार आपको पता ही होगा कि सोनार हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, डेप्थ ऑफ द सी को मेजर करने के लिए, है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, द डेप्थ ऑफ द सी कैन बी डिटरमाइंड बाय द यूजिंग सोनार। ठीक है, इसमें क्या करता है कि मान लीजिए कोई शिप है, इस शिप पर बैठकर वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजेगा, और ये क्या है, ये आपका ओशियन है। ठीक है, इस ओशियन में ये बॉटम मोस्ट सरफेस है, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगी रेज, और रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो एक इंस्ट्रूमेंट लगा होगा वो रिसीव करेगा। तो वो जो ट्रेवल टाइम है ना, वो ट्रेवल टाइम को कुछ कैलकुलेट करके वो इसकी डेप्थ को काउंट कर लेगा। तो पहली बात क्या है, इट इज यूज अल्ट्रासोनिक वेव फॉर मेजरमेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ द सी, तो ये सही है। द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव एंड सी वाटर इज द सेम, ये मैं आपको बताऊंगा नहीं होता है। टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासोनिक वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ सी टू रीच द डिटेक्टर यूज टू मेजर द डेप्थ। ठीक है, टाइम ट्रेवल किया, उस टाइम ट्रेवल के बेस पर उसने डेप्थ को मेजर कर लिया। लेकिन द स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव सी वाटर इज सेम एज द दैट ऑफ द साउंड, नहीं भैया, ये आपको याद रखना है। ये एक चार्ट है, चार्ट को भी मैं आपसे शेयर करूंगा। साउंड जो वेव है ना वो मीडियम से डिपेंड करती है, एयर में क्या है और मेटल में क्या है और पानी में क्या है। तो एयर में तो ये 344 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रेवल करती है, लेकिन पानी में क्या है 1400-1500 के आसपास जाती है। और मेटल में जैसे घंटा बजता है, आपने मंदिरों में देखा है या कहीं जगह देखा है, तो उसमें भी मतलब साउंड की जो वेव है ना मेटल में बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द वैक्यूम, एयर और वाटर। तो ये जो उसने बताया सेकंड में, भाई द स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव सी वाटर इज द सेम एज द साउंड इन एयर, तो ये बिल्कुल गलत बात है, दोनों में सेम नहीं होती, दोनों मैंने आपको बता दिया। अब एक क्वेश्चन और है, ये मैच द डिजीजेज लिस्टेड इन कॉलम ए विद द सिम्टम्स इन द कॉलम बी। देखो इस तरह के मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना, अगर आपको एक या दो चीज़ें मिल जाती हैं तो आप इसका आंसर का क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन का आंसर इजीली लगा लेते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस क्या है, परसिस्टेंट कफ फीवर होता है, लो ग्रेड फीवर होता है, लॉस ऑफ वेट। ये देखिए आजकल गवर्नमेंट जो है टारगेट कर रही है 2025 में टीबी मुक्त भारत के लिए, टीबी फ्री इंडिया के लिए। तो ये बड़ा चर्चा में था, तो टीबी के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। उसके बाद टाइफाइड फीवर क्या होता है, चिकन पॉक्स देख लो, चिकन पॉक्स क्या है, चिकन पॉक्स है, फीवर भी आता है, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, रेड स्पॉट्स आ जाते हैं, स्कैब आ जाते हैं बॉडी पर। तो फोर्थ का सी होगा। कोलेरा क्या है, कोलेरा के अंदर आपने देखा होगा क्या है कि राइस वाटर स्टूल्स आते हैं, नौसिया टाइप का आएगा, वॉमिटिंग टाइप की आएगी। और अब कौन सा बचा, टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में क्या होता है, हाई फीवर आएगा, स्टमक में पेन होगा, स्किन पे भी रैशेस पड़ जाते हैं कभी कभी। तो इस हिसाब से मैच करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 88 का बी। बट द होल आइडिया देखिए, ये है क्वेश्चन, ये स्टैटिक पार्ट से है। तो आपको क्या पढ़ना है, मैंने आपको क्या बताया, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उनके बारे में पढ़ना है, डिजीज के बारे में पढ़ना है। अगर डिजीज, न्यूट्रिएंट और ये सारी प्रोसेस के बारे में आपने पढ़ लिया ना भाई साहब, आपको एक या दो क्वेश्चन 100% मिलने वाले हैं, और एक या दो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बहुत मैटर करते हैं। तो ये डिजीजेस के बारे में आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है भाई। नाउ प्लास्टिक बैग्स आर पोटेंशियल हैजर्ड टू द एनवायरनमेंट बिकॉज दे आर लाइट इन वेट, उड़ जाते हैं हवा में। नहीं भाई, वो तो जाते ही हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, गाँव में बच्चे पतंग बनाने के लिए भी यूज़ किया करते थे इसको ना, उड़ाते थे कभी हवा चलती थी तो। टॉक्सिक केमिकल एंड यूज इन देयर प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि टॉक्सिक केमिकल यूज़ करते हैं, हाँ, लेकिन जो भी प्रोसेस यूज़ करते हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली तो नहीं है। दे आर नॉन रेजिस्टेंट टू हीट, इसने क्या पूछा है, पोटेंशियल हैजर्ड टू द एनवायरमेंट, और ये यहाँ बोल रहा है दे आर नॉन रेजिस्टेंट टू द हीट। ठीक है, रेजिस्टेंट हीट के लिए है थोड़ा बहुत, मतलब पॉलीप्लास्टिक बैग कुछ हद तक, लेकिन ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। पोटेंशियल हैजर्ड इज डिफरेंट टर्म्स एज कंपेयर टू दिस नॉन रेजिस्टेंट टू हीट एंड दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इन पूरे उसमें से ना देखो, इसको आप रूल आउट कर दो, ये भी रूल आउट कर सकते हो, ये भी रूल आउट कर सकते हो, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर इनको हम फेंकते हैं कहीं भी तो इनको सालों लग जाते हैं,
मतलब 200 300 400 साल तक लग जाता है इनको मतलब ख़त्म करने में। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और इसलिए ये पोटेंशियल हैजर्ड है टू द एनवायरनमेंट। हाँ, अब एक और क्वेश्चन है, द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द स्टमक पेन एंड इनडाइजेशन वाज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक प्रोबायोटिक्स। आजकल बड़ा चलन चल रहा है प्रोबायोटिक्स का, पता ही है आपको क्या होते हैं प्रोबायोटिक्स। आपने पढ़ा होगा कि याकुल्ट आता है, याकुल्ट कभी पिया हुआ आपने दुकान पर जाके, तो वो प्रोबायोटिक होता है। तो प्रोबायोटिक होता क्या है, मैं आपको इसका थोड़ा सा डिटेल यहाँ बताता हूँ। जब भी आपके पेट में दर्द होता है ना, तो आप एक दवा खाते हो। वो दवा क्या करता है, पेट में दर्द क्यों होगा, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से पेट में दर्द होता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, उसमें बैक्टीरिया को मारने के लिए आप एक दवा खाओगे, मान लिया नॉर्फ्लॉक्सीजेट खा लिया, कोई भी और दवा डॉक्टर ने आपको लिखी, वो आपने जाके खा ली। तो उस दवा को खाने के बाद क्या होगा, जो बैक्टीरिया है, अच्छे बैक्टीरिया बुरे बैक्टीरिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने सबको जाके मार दिया तो आपका पेट ठीक हो जाएगा। लेकिन एक अलग तरीका भी है अपने पेट को ठीक करने का, पॉजिटिव वे हम इसको बोल सकते हैं। पॉजिटिव वे में कैसे, कि आप प्रोबायोटिक खाओ, जो अच्छा बैक्टीरिया है ना, वो आपके पेट में ग्रोथ करेगा तो वो जो खराब बैक्टीरिया है उसको वो मारेगा। तो यहाँ पर क्या है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द स्टमक पेन जनरली गिवन प्रोबायोटिक्स, तो वो क्या करता है, इट प्रोवाइड द बेनिफिशियल बैक्टीरिया टू द हेल्दी डाइजेशन। तो आपका डाइजेशन प्रोसेस को अच्छा करता है, अच्छे बैक्टीरिया को देता है। तो और ये कहा जाता है गट आपको पता होगा इंटेस्टाइन में होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, थोड़ी सी मेडिकल टर्म है, मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये गट्स क्या है, ये इंटेस्टाइन में होती है। तो ये पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द स्टमक पेन में आप अगर प्रोबायोटिक आपको दिया जा रहा है, तो वो एक अच्छे बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नाउ द डॉक्टर्स रिकमेंड रियल टाइम पीसीआर टेस्ट फॉर कोविड-19। अगेन कोविड-19 आ गया, हम पेपर ही 2021 का डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर साइंस में तो इससे भरा पड़ा था उस टाइम। ठीक है, मैंने दिया था 2021 का एग्जाम। अब उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट डिटेक्ट्स कंप्लीट कोविड वायरस, प्रोटीन ऑफ वायरस, आरएनए ऑफ वायरस एंड स्पेसिफिक एंटीजन ऑफ वायरस। तो ये क्या करता है ना दोस्तों, रियल टाइम टेस्ट फॉर कोविड-19, तो ये आरएनए ऑफ वायरस को डिटेक्ट करता था उस टाइम में, आरटीपीसीआर जिसको हम बोलते थे। ठीक है, तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से 2021 का पेपर। अभी हम 2022 और 2023 के पेपर को भी डिस्कस करेंगे, तो इससे हमारा होल साइंस का आइडिया लग जाएगा कि भैया किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और मुझे अपनी पढ़ाई को कहाँ तक सीमित करना है। इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, सारी किताबें पढ़ के जाओगे 4 महीने में कुछ नहीं होना। यहाँ से लो, इसमें से 15 क्वेश्चन में से अगर तुमने 10-12 क्वेश्चन भी कर लिए ना, यू विल बी डूइंग अ वेरी ग्रेट, मतलब अच्छा काम कर जाओगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।